नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ यह आपके दिल को चौंका देने वाली है। दोस्तों, मैं बात करूँगा अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ की। एक वहाँ पर थाना चौक का पड़ता है और चौक थाना क्षेत्र में लाजपत नगर मोहल्ला आता है, यानी एक कॉलोनी आती है। दोस्तों, यह तारीख है दोस्तों 14 मार्च 2026 की दोपहर का वक्त हो रहा था। पुलिस ने पति और पत्नी को हिरासत में ले रखा था और हिरासत में लेने के बाद सीधा वापस ही उनके घर पर आ जाते हैं। पुलिस की कोशिश थी दोस्तों उनसे पूछताछ करने के बाद कि तुमने बेल्ट को कहां पर छुपा के रखा हुआ है और जो वाइफर है वह कहां पर है। पुलिस बेल्ट और वाइफर को बरामद करने के लिए घर पर आती है, इधर उधर घूम रही थी। दोस्तों, इसी बीच में पुलिस को खबर लगती है कि बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दोस्तों, जैसे लोगों को इकट्ठा होने की बात आती है, पुलिस थोड़ा घबरा जाती है। पुलिस को एहसास होता है कि कहीं ना ऐसा ना हो कि पब्लिक का गुस्सा भड़क जाए और पब्लिक का गुस्सा भड़कने से ना केवल हमें भी सामना करना पड़े बल्कि पति और पत्नी को भी सामना करना पड़ेगा। इसी बीच में जो चौक थाना क्षेत्र को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर पुलिस भेज दी जाए। थोड़ी कमी लग रही है पुलिस वालों की, भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। इसी बीच में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच जाती है और जो घर में जो भी बरामद करना था, पूछताछ करनी थी, पुलिस पूछताछ कर रही थी। कोई जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कर रही थी। यहाँ से भीड़ का गुस्सा दोस्तों जब बढ़ने लगता है तो कई लोगों ने गेट को फाड़ने यानी तोड़ने के बाद अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। तब पुलिस को पूरी तरह से यह एहसास हो जाता है कि बात बिगड़ सकती है, यानी कि लड़ाई बढ़ सकती है। पुलिस ने लोगों को समझाया और बुझाया, कहा कि देखो, हमने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, यानी उस पति और पत्नी को। इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, इन पर कार्रवाई करेंगे, इस मामले की पूरी निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने घर चले जाओ और शांति बनाए रखो। लेकिन जो भीड़ थी वो शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। दोस्तों, भीड़ में जो लोग थे वे इधर उधर जाकर खड़े हो जाते हैं और जैसे पुलिस को यह एहसास होता है कि अब शंका ज़्यादा हो चुकी है पुलिस की, इसलिए भीड़ कुछ न कर पाएगी। पति और पत्नी को पकड़ के अब अपनी घेराबंदी में जैसे बाहर ले जाते हैं। इसी बीच में भीड़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। भीड़ ने न केवल पुलिस पति और पत्नी को पीटा बल्कि पुलिस वाले बचाव कर रहे थे, तो इस बीच में पुलिस बीच बचाव में हाथापाई में पुलिस भी निशाना बन जाती है, यानी कि पुलिस पर भी हमला बोल दिया जाता है। दोस्तों, हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारती है और पति को सुरक्षित ही वो हवाले ले जाती है, यानी कि थाने में पहुंचा देती है और उसके बाद फिर पूछताछ करती है। पब्लिक का दोस्तों गुस्सा इसलिए कुछ भी बढ़ रहा था। एक बालक दोस्तों जिसकी उम्र दोस्तों 4 साल के आसपास रही होगी। दोस्तों, यह केस उस 4 साल के बालक के ऊपर इतना गर्म हो रहा है कि यह पूरे उत्तर प्रदेश में छाके और छाने वाला है। उस बालक के शरीर पर लगभग 18 चोट के निशान पाए जाते हैं और उसके शरीर में कई हड्डियां भी जो दोस्तों टूटी थी। जो टूटी हुई हड्डियां पाती है, इस बात की जब सूचना अस्पताल के यानी आसपास के लोगों को पता चलती है तो लोगों में इसी बात को लेकर गुस्सा था कि माँ और बाप ये कैसे कर सकते हैं, अपने ही बालक की हत्या कर दी, वो भी इतने भयानक रूप से। क्या इस घटना के पीछे पूरी कहानी क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं बात करूंगा 22 मार्च 2026 की दोपहर 3:30 के आसपास का वक्त हो रहा था। और दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में एक थाना होता है चौक थाना, और चौक थाना क्षेत्र में लाजपत नगर इलाका है। यहाँ से एक फ़ोन पहुँचता है उन्नाव के शुक्लागंज नगर अंबिकापुरम में। दोस्तों, जैसे फ़ोन पहुंचता है, फ़ोन उठाने वाली नानी होती है उस बच्चे की। पहले नानी को फ़ोन किया जाता है, उसके बाद फिर उसकी मौसी यानी कि काजल को सूचना दी जाती है और यह बताया जाता है थोड़े इमोशनल भावुक रूप से होते हुए, देखो, आज वो जो गुग्गू है, जिसका नाम दोस्तों गुग्गू उर्फ अर्नब होता है, यानी कि वो बाथरूम में गया था और बाथरूम में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, एक बहाना बनाते हुए गुग्गू उसकी मौत कर दी जाती है। जैसे ही नानी ने और मौसी ने यह बात सुनी, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, वे एक साथ घबराहट में आ जाती है, वह रोने लगते हैं। तुरंत ही जो उनका बेटा होता है रोहित कश्यप, उसको भी बताया जाता है कि देखो, तुम्हारा भांजा इस तरह से वो बाथरूम में गया था, उसके बाद चोट लग गई है और उसकी मौत हो गई है। दोस्तों, जैसे ही ननियाल वालों ने यह सूचना सुनी, उन्होंने कहा हम लोग तुरंत ही आ रहे हैं।
करीब करीब 1.5 घंटे का रास्ता था और जितनी जल्दी हो सकते वह वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही ननिहाल वाले वहाँ पहुँचते हैं, नानी पहुँचती है, मौसी पहुँचती है और जो लोग थे वह पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद जब ननिहाल वाले आए थे, यहाँ जो उस लड़की की यानी अनरव उर्फ गुग्गू की जो डेड बॉडी थी उसे ले जाने लगते हैं अंतिम संस्कार के लिए। इसी बीच में न जाने क्या दिमाग में ख्याल आता है, उसकी काजल मौसी यानी कि उसकी माँ की बहन यानी काजल मौसी उनसे कहा कि रुको, मुझे देखना है, अपने इस जो बेटे हैं इसको मुझे देखना है, जी भर के देखने दो, क्योंकि तुम तो इसे कहाँ से लेकर जा रहे हो, यानी तुम उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हो। वो रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। इसी बीच में जो कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, बच्चा है, देखने दो, वैसे भी इन्होंने बहुत प्यार से इसे पाला है, देखने दो। जैसे ही ये वह देखती है तो मौसी ने उस बच्चे पर एक निशान देखा। यह निशान जब पूछा जाता है यह निशान किसका है, वो कहते हैं कि यह गिर गया, इसको बाथरूम के अंदर जाने पर चोट लग गई। कोई बात नहीं है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन यहाँ चोट का निशान कैसे? जब चोट के निशान के बारे में पूछा जाता है तो कोई बता ही नहीं पाता है, यानी जवाब नहीं आता है। अब नानी को भी और मौसी को भी कुछ ना कुछ गलत लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को जब देखना शुरू करते हैं तो जो लेफ्ट वाला पैर होता है एड़ी से थोड़ा सा ऊपर, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कटा हुआ था और यह पूछा जाता है कि यहाँ कैसे कट लग गई, यानी वो पैर कैसे कट गया। वो कहते हैं कि जो पलंग यानी पतंग का मांझा था ना, उसकी वजह से यह कट गया, वो पतंग उड़ाती टाइम उसके लग गई। फिर नानी और मौसी को सुकून नहीं मिल रहा था, चैन नहीं मिल रहा था, उसके दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही थी। अपने ही उसका बच्चे को उन्होंने फिर पूरे शरीर को देखना शुरू कर दिया, यानी कि उस बच्चे की फुल तरीके से जांच शुरू कर दी। तो बैक साइड यानी कि पीछे बम पर उसके ऐसा लग रहा था जैसे जले हुए का निशान हो, और वैसे बहुत ज़्यादा उसको मारा गया है, पीटा गया है। तभी उन्हें शक में आ जाते हैं पूरी तरह से कि इस बच्चे के साथ यहाँ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसकी माँ से पूछा जाता है कि क्या हुआ है, तुम ही बता दो। फिर जाके पिता से पूछा जाता है, तुम ही बता दो ना। तो पिता बोल पाता नहीं है, ना ही माँ बोल पाती है, और मौसी नानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी पुलिस से मदद मांगी जाती है, यानी 112 नंबर पर कॉल किया जाता है। चौक थाना को जैसे ही सूचना मिलती है, चौक पुलिस मौके पर आ जाती है और मौके पर आने के बाद पूछा जाता है क्या बात है। तब नानी और मौसी दोनों बताती है ये हमारा बच्चा है अर्नव और गुग्गू, जिसका नाम है दोस्तों, जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास रही होगी। देखो इन्होंने इसकी हत्या कर दी है, उन्होंने सीधा इल्जाम लगा दिया माता और पिता पे। देखो इसके शरीर पर कितने चोट के निशान है। पुलिस ने जैसे ही सूचना प्राप्त की उसके बाद उस बच्चे को देखा और बच्चे को देखने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों पोस्टमार्टम के लिए जब भेजा जाता है तो वहाँ से ही पता चलता है कि शरीर पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पर चोट का निशान दिखाई नहीं दे रहे हो। कुछ चोट के निशान नए थे तो कुछ चोट के निशान पुराने थे, यानी खेलते वक्त लग गए थे। इसी बात को देखते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम कराने के बाद फिर यहाँ से जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट वाकई अपने आप में चौंकाने वाली होती है। दोस्तों शरीर पर लगभग 18 चोट के निशान पाए जाते हैं और 1-2 हड्डियाँ भी टूटी थी, जो टूटी हुई थी। क्यों यहाँ ऐसा हुआ है, क्यों ना हुआ है, जब इस बारे में पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल करना शुरू किया, पूरे मामले की जांच जानना चाहा, तो जांच पड़ताल करने के लिए सीधे पहुंच जाते हैं घर पर। और घर पर जाते हैं इसकी बच्ची की माँ, जिसका नाम दोस्तों रागिनी होता है, और बच्चे के पिता जिसका नाम भीष्म खर बंदा होता है। और पुलिस ने उन दोनों को ही हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। यहाँ से अभी लेके ही गए थे। अब मीडिया वालों की खबर लग जाती है, मीडिया वाले मौके पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों मीडिया वालों का एक ही सवाल था कि यह कैसी माँ है कि अपने ही बच्चे को हत्या कर दी जाती है, क्यों कर दी, इसके पीछे की वजह क्या है। जब पूछताछ करना शुरू कर देते हैं तो यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में जो उन्नाव है, उन्नाव में शुक्लागंज है, और शुक्लागंज के अंदर ही सहज नगर अंबिकापुरम पड़ता है। दोस्तों यहाँ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम स्वाति होता है दोस्तों, और स्वाति के लिए एक लड़के की तलाश की जाती है। और साल 2020 की यह बात है, जब लड़के को तलाश कर रहे थे तो लड़का ढूंढने के लिए उन्होंने मैट्रिमोनी साइट पर उसकी एक फ़ोटो और कुछ जानकारी अपलोड कर दी।
इसी बीच में एक लड़का उनसे टकराता है जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के मोहल्ला लाजपत नगर का रहने वाला होता है। दोस्तों दोनों परिवार वालों आपस में एक दूसरे को देखते हैं यानी बातचीत करते हैं और देखने के बाद बातचीत करने का सिलसिला आगे शुरू होता है। दोनों ही एक दूसरे पसंद करने लगते हैं और लड़का लड़की की शादी तय कर दी जाती है और तारीख रखी जाती है दोस्तों 23 नवंबर 2020। दोस्तों 23 नवंबर 2020 को स्वाति की और भीष्म खरबंदा की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। और जब शादी होती है तो कुछ दिनों के बाद यानी 16 अक्टूबर 2021 को एक बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे का नाम रखा जाता है दोस्तों अर्नव। अर्नव नाम रखा जाता है लेकिन प्यार से उसे गुग्गू कह के बुलाया करते हैं। यहाँ पर घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बच्चा पैदा होने के बाद जो स्वाति है उसकी बात तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है और जब तबीयत ज़्यादा ख़राब रह रही थी तो उसकी स्थिति में इस स्थिति में उसके हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा था और देखते ही देखते 5 महीने भी बीत जाते हैं कि इतने में स्वाति की मौत हो जाती है। स्वाति की मौत होती है, घर वालों को जब यह खबर दी जाती है तो उन्नाव से सीधे लखनऊ पहुंच जाते हैं घर वाले और जब वहां आने के बाद देखते क्या है कि स्वाति मर चुकी है। उसके बाद फिर जो बच्चा होता है उस बच्चे को नानी अपने साथ लेके चली जाती है क्योंकि वह बालक अभी छोटा है, अभी या 5 या 6 महीने के आसपास का रहा होगा। वह उसे कौन देखेगा, कौन संभालेगा। मौसी कहती है कि इसे मैं संभालूंगी, इसे हम लेके अपने साथ जा रहे हैं। जैसे ही ननिहाल वाले उस बच्चे को अपने साथ लेके जाते हैं तो पीछे पीछे भीष्म खुबंदा भी आ जाता है। अभी स्वाति की मौत को बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता था और वो वहाँ आने के बाद अपने ससुराल में एक प्रस्ताव रखता है यानी कि बातचीत करता है और अपने प्रस्ताव रखते हुए कहता है कि आप लोगों को अगर कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं चाहता हूँ कि काजल से मेरी शादी करा दी जाए, यानी कि उस बच्चे की मौसी से मेरी शादी करा दी जाए ताकि हम इस बच्चे का ख्याल भी रख सकेंगे और मेरी भी ज़िंदगी में एक अधूरापन है वो ख़त्म हो जाएगा। परिवार वालों ने ससुराल वालों ने जैसे ही यह बात सुनी यानी इस बात के बारे में सुना, उन्होंने कहा हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो एक बार काजल से और बातचीत कर लेते हैं। काजल तुमसे शादी करने के लिए तैयार होती है या नहीं होती है। दोस्तों अब काजल से बातचीत की जाती है तो काजल साफ साफ इनकार कर देती है यानी मना कर देती है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी नीयत से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने अगर मेरी बहन का ख्याल रखा होता, मेरी बहन का अगर सही से इलाज कराया होता तो शायद बहन की कभी मौत नहीं होती, क्योंकि उसकी बिना इलाज के ही मौत हुई है, उसकी लापरवाही की वजह से ही मौत हुई है। क्या तुम अपनी दूसरी बेटी को भी वहाँ मरने के लिए भेजना चाहते हो? परिवार वालों ने जैसे ही बात सुनी उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो तो हम शादी नहीं करते हैं, यानी कि अब शादी का भी नाता तोड़ देते हैं। अब जैसे ही भीष्म खरबंदा को यह बात पता चलती है तो भीष्म खरबंदा वापस अपने घर चलता है यानी वापस आ जाता है, लेकिन जो उसका बच्चा होता है अभी नानी और मौसी ही उस बच्चे की देखभाल कर रही थी, वहीं उसका पालन लालन कर रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था लेकिन इसी बीच में जो भीष्म खरबंदा होता है उसने फिर तीसरी जगह शादी करना शुरू कर दिया और उसकी तलाश तब तक बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है जब रागिनी नाम की एक महिला से उसकी मुलाकात हो जाती है। हालांकि वो पहले से शादीशुदा थी और वो अपने ही पति से अलग हो चुकी थी यानी तलाक के साथ चल रही थी और उसको भी एक अपना बच्चा होता है। इसने भी अपनी ज़िंदगी के बारे में पूरी कहानी पुराने पन्नों को खोल के बताया, यानी कि उस पिता ने जिस पिता ने उस बच्चे की मौत की थी कि मेरी शादी स्वाति से हुई थी, उसके भी एक बच्चा पैदा हुआ और वो इस दुनिया में नहीं है। यानी कि रागिनी भी अपनी कहानी बताती है, वो भी बताती है कि मेरे भी एक बच्चा था। फिर दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद प्यार मोहब्बत की बात बढ़ जाती है दोस्तों। और यह नवंबर का महीना था यानी साल 2023 की बात होती है। दोनों शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये इनकी ज़िंदगी ठीक ठाक से चल रही थी, खुशहाल चल रही थी। साल 2023 गुजर जाता है और साल 2024 भी गुजर जाता है। साल 2025 आ जाता है दोस्तों। यहाँ स्वाति के मायके वालों को कोई भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन भीष्म खरबंदा जो होता है वो लखनऊ हाई कोर्ट की शरण में जाता है, यानी कि उसमें प्रवेश करता है और शरण में जाने के बाद कहता है कि साहब मेरा एक बच्चा है
जिसका नाम अर्नब है, यानी उर्फ गुग्गू। मैं अपने बच्चे की कस्टडी लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले उस बच्चे को मेरे को सौंप नहीं रहे हैं। बस मुझे मेरा बच्चा दे दिया जाए, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। वो उसकी ठीक से परवरिश नहीं कर रहे हैं, यानी देखभाल नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने यह बात सुनी। कोर्ट में जो दलील दी गई थी, यानी कि वो सुनवाई दी गई थी, उस सुनवाई के हिसाब से कोर्ट ने कहा कि ठीक है, बच्चे पर तुम्हारा भी अधिकार है, तुम्हारा हक है और तुम इस बच्चे को लेकर आ सकते हो। और यह तारीख आ जाती है दोस्तों 23 अगस्त 2025। हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जब होता है, तो उस ऑर्डर को लेकर अपने ससुराल पहुंच जाता है और कहता है कि मैं कोर्ट से ऑर्डर लेके आया हूँ, देखो मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बच्चा अब देना तो उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, आदेश था। अगर कोर्ट की बात ना माने तो कोर्ट भी अपना मना हो सकती है, यानी कि कोर्ट से भी सज़ा का ऑर्डर हो सकता है। उसके लिए उन्हें नुकसान हो सकता है। नानी ने भी अपने बच्चे को खूब प्यार दुलार किया, मौसी ने भी समझाया, मामा ने भी समझाया। उन्होंने कहा कि इसे थोड़ा ठीक से दे रखना, यह हमारी बहन आपका अब आखिरी बारिश है, यानी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश है, और इसके बाद हमारी बहन का कोई भी निशानी भी नहीं रहेगी, यानी कि उसकी निशानी का आखिरी यह हिस्सा है। इस तरह की बात अगर होती है तो फिर भीष्म सिंह ने बहुत सारे वादे किए कि आप बिल्कुल घबराइए मत, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इसे किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं उन्हें दूंगा। उधर जब बच्चे को लेकर चले जाते हैं तो बच्चा अभी कुछ वक्त ही रहा था कि उस बच्चे के साथ जानकारी मिलती है कि मारा जाता है। दोस्तों उस बच्चे को पीटा जाता है, उसको हर छोटी छोटी बातों के लिए उसको कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है। दोस्त उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी दी जाती है, क्योंकि जो सगी माँ थी वो तो मर चुकी थी, अब सौतेली माँ है। जो सौतेली माँ उसको कितना लाड प्यार करेगी, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हो। उस बच्चे के साथ पिछले 5 महीने तक ऐसे ही यातनाएं दी जाती है, यानी कि उसको परेशानी दी जाती है। किसी न किसी रूप में मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, और हालात तब तक खराब हो जाती है जब यानी 12 मार्च 2026 उस बच्चे की मौत की खबर मिलती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा होता है कि उसके शरीर में लगभग 18 चोट के निशान है। वो चोट के निशान उसके शरीर पर कैसे आए? ऐसे तो नहीं आए होंगे। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछा होगा, और पूछने के बाद पता चला होगा कि बेल्ट से मारा था, पता चला होगा कि उसको वाइफर से मारा था, यानी झाड़ू से मारा था। तो यही कारण तो था कि पुलिस उनको घर पर लेकर आती है यह सामान बरामदगी कराने के लिए। और जब बरामदगी कराने के लिए आती है तो भीड़ आसपास के मोहल्ले वाले, जब यह बात पता चलती है, उनको मालूम चलता है, तो लोगों में इतना गुस्सा आ जाता है कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को कैसे मार सकते हैं। भीड़ ने यह कहा कि हम यही खड़े होकर इसका इंसाफ करेंगे, यही माँ और बाप को दोनों को सबक सिखाएंगे। पेशे से वकील होता है, लेकिन लोग घबराते नहीं हैं और उन्हें मारते भी है और पीटते भी है। और हालांकि पुलिस को इस विरोध का भी सामना करना पड़ता है, पुलिस के भी साथ लोगों की हाथापाई हो जाती है, लेकिन पुलिस भी समझती है कि अब लोगों में गुस्सा होता है, इस तरह की बातें हो जाती है। और अब मीडिया वालों ने जब ये जांच पड़ताल शुरू किया, बातचीत करनी शुरू की, तो यहाँ पर जो दादी होती है, साथ ही जो रागिनी की बहन होती है, यानी कि मौत से उस बच्चे की जब उनसे बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने एक ही बात कही, बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, जैसे माँ कमज़ोर थी वैसे ही बच्चा कमज़ोर था, चलता चलता यूं ही गिर जाया करता था, गिरता था, चोट लग जाया करती थी। यही कारण है इसकी हड्डी भी टूट गई, यही कारण है कि शरीर पर अलग अलग चोट के निशान है। एक बार पतंग से कट जाता है तो कोई दिन नहीं था जब वो खेलता ना हो और वो गिरता ना हो, यानी हर दिन गिरता था, हर दिन पतंग उड़ाता था। इसी बीच में जो मौसी है, उसकी रागिनी की बहन, वो भी यही दलील देती है, यानी कि वो भी यही बयान देती है कि बच्चे की सगी माँ होती है और यह बच्चा मर गया होता है तो शायद कोई सवाल नहीं करता, लेकिन आज सौतेली माँ है ना, तो उससे सौतेली माँ पर तमाम तरह से के सवाल कर रहे हैं। उधर जब नानी से पूछा जाता है और मौसी काजल से, यानी कि स्वाति की बहन से पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा कि यह बच्चा हमारे पास लगभग 3 साल के आसपास रहा होगा, ना तो कभी चोट के निशान थे उसके शरीर पर, ना ही वो कभी गिरता था, और ना ही उसे कोई भी दिक्कत थी दोस्तों, ना ही उसे कोई परेशानी थी दोस्तों। उसके माँ बाप यानी सौतेली माँ वो कहती है कि ये कमज़ोर था इसलिए वो गिरता था,
लगती थी, उसके चोट लगती थी। और लेकिन मौसी यह कहती है कि यह कमज़ोर नहीं था, यह गिरती नहीं है। इस बात को लेकर यानी कि सच्चाई को लेकर लोगों में गुस्सा आ रहा था। लेकिन जैसे ही वह अपनी दादी के यहाँ आता है, यहाँ आने के बाद उसको 18 चोट के निशान कैसे लग जाते हैं, और कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि बच्चा मारा नहीं बल्कि उसको यातनाएं दी गई है, उसके बुरी तरह से मारा गया है, उसे बुरी तरीक़ा से पीटा गया है। यही कारण है कि उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर बड़ी कड़ी जांच पड़ताल कर रही है, कोई दोषी या नहीं है। पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। कोर्ट में चार्जशीट लगेगी और उसके बाद ही तय हो सकता है। अदालत जो फैसला लेगी माँ बाप ने किया है या नहीं किया है, यह भविष्य इसका तय करेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक कराना है, आपको सचेत कराना है। और ज़्यादा जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए मेरे लिए बाय। दोस्तों, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें।